कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित तमाम चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। इस टॉपिक के तहत आप देख पाएंगे कि किस तरह कब ये भू राजस्व व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। अब चूंकि बीएसएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, अब सामने जो एग्ज़ाम होने वाली है ये बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम, यद्यपि दारोगा का एग्ज़ाम कल है। जो लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न दारोगा में भी लड़ने वाला है, आप ये कन्फर्म रहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे देखिएगा 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध की सफलता के बाद कंपनी को बंगाल के नवाब मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई थी, ये आप लोग को पता है। 1760 ईस्वी में कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्रों से भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूं कि किस तरह से ये भू राजस्व व्यवस्था भारत में लागू की गई थी, इसके बारे में पहले एक बार सुन लीजिएगा, तब आगे हम अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताएंगे दोस्तों। अब उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, कब? 1764 ईस्वी में। इसमें सफलता मिलने के बाद कंपनी को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। यह चीज आप लोगों को पता ही होगा, या नहीं पता है तो आप एक बार सुन लीजिए, याद रहेगा ही। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया। आपको ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्लाइव ने ये बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया, तो क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। यह व्यवस्था 1765 से 1772 ईस्वी के बीच चलती रही, है ना। और ये क्या हुआ कि 1772 तक चलती रही और 1772 में पंचसाला बंदोबस्त भी शुरू हुआ, ये भी बात आपको पता होगा। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इससे दूरवासी जमींदारों का आगमन हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बोली लगाएगा तो उससे दूर दूर के किसान भी, जमींदार भी, उसका आगमन यहाँ पे हो चुका था। पंचसाला बंदोबस्त खत्म होने पर 1777 में सालाना बंदोबस्त शुरू किया गया। फिर भू राजस्व नीति को कैसे धारदार बनाया जाए, कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए 1786 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। फिर 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई। फिर 1786 ईस्वी से एक नया दौर शुरू हुआ, जिसकी समाप्ति 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त के साथ स्टार्ट हुई। तो ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था, इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। यानी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई। और 1786 ईस्वी में, ये ईस्वी आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये कब आया? 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर जब आया, इसी ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था। किसने लाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। कब लाया? 1746 ईस्वी में। ये तत्कालीन बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था, उसी ने लाया। अब हम लोग इसमें चलते हैं कि इसका अन्य नाम क्या था, ये भी आपको याद रखना है। स्तंभराड़ी व्यवस्था इसी का नाम है, यानी अस्थाई व्यवस्था का नाम। जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, या बीसवें देवदारी व्यवस्था। यानी कि देखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बार बार पूछा जा सकता है। कब? ये 1786 ईस्वी में जो है ये गवर्नर जनरल बनकर जब आया था, तो 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था ये लागू करता है दोस्तों। कब? 22 मार्च 1793 में यह लागू किया जाता है। यानी आप इसको याद रख लीजिएगा, ये कब से लागू हुआ, तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में यह अस्थाई बंदोबस्त लागू होता है। ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए कौन से क्षेत्र में लागू किया गया था, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी आदि क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि इसमें भूमि का यानी ब्रिटिश भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर ये अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, तो 19% भूभाग पर ये लागू किया गया था दोस्तों। और इसमें देखिएगा प्रावधान क्या था, इसके तहत यदि प्रावधान देखिएगा तो प्रावधान क्या था कि जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया था। साथ ही साथ भूमि के लगान में, यहाँ लगन हो गया है, लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास होता था। ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। यानी ब्रिटिश भाग का ये 19%, ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको अच्छे तरह से याद रखना होगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि जन्मदाता कौन है। तो कर्नल रीड यानी कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, ये 2 व्यक्ति रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, ये जन्मदाता माने जाते हैं। ये सबसे पहले मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग जिले में भी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये देखिएगा ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भू क्षेत्र पर ये लागू किया गया था दोस्तों, ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद रैयत के लिए क्या प्रावधान था, इसमें आप देखिएगा कि भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्राप्त था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तक कृषक भूस्वामित्व की स्थापना, इसमें हुआ उच्च लगान दर, यानी उच्च लगान दर जो है इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक भूभाग पर कौन लागू किया गया था, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत पर, तो ये 51% पर लागू किया गया था। अब इसमें देखिएगा कि एक इसकी कुछ खास विशेषताएं यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। जैसे सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया था, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी भी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। इस व्यवस्था में किसानों को के उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति देखिएगा, इसके जन्मदाता का नाम हॉल्ट मैकेंजी था, यानी इसके जन्मदाता कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी। आपको पूछा जाएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन थे, तो राइट आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। महाल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जागीर अथवा गांव, यानी महाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका महाल शब्द का महाल, ये हाल महाल होगा। महाल शब्द का हार्दिक, ये जो इसके अर्थ के बारे में देखिएगा, शाब्दिक अर्थ जागीर या गांव होता था दोस्तों। यानी प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ कर अनुबंध जागीर का एक भाग, ये आपको याद रखना है। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के तहत लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग इसके अंतर्गत आता था, ये भी आपको याद रखना है। तो पहली बार मानचित्र एवं पंजों का प्रयोग लगान तय करने के लिए जो है मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार किया गया था। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किस व्यवस्था में किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था में किया गया था। तो 3-4 बातें याद रखना है कि इसके जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी और 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई थी। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो यहाँ से एक सवाल आपका हर एग्जाम में रहता ही है, इसलिए आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यानी रैयतवाड़ी में सबसे ज़्यादा भूमि 51%, महालवाड़ी में 30% और जाकर के अस्थाई बंदोबस्त के तहत
कितना 19% भूमि आता था। ये तीनों का रेशियो और तीनों का जो परसेंटेज है आप जरूर याद रख लीजिएगा और तीनों का जन्मदाता जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया ये आप जरूर याद रखिएगा। ये 3 बातें यदि आप याद रख लेते हैं तो कहीं भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है दोस्तों। प्रतिदिन आपको एक वीडियो चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मिसलेनियस टाइप हो, ये BSSC CGL 3 के लिए BSSC इन सेकेंड इंटर लेवल के लिए और BSF SSC GDSSC ये सब के लिए दिया जाएगा। आप जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। यदि हमारा ये चैनल, हमारे मटेरियल आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।